how are you all? I hope you all are fit and fine. I am Aarti Jain and I welcome you all to my YouTube channel. Now restart. Students, हमने क्लास 10th फिजिक्स का ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, जिसके अंदर हमने प्रीवियस 2 वीडियोस में ह्यूमन आई और उसके पार्ट्स के बारे में डिटेल्ड स्टडी करी। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिफेक्ट्स ऑफ विजन के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और रेस बायोपिया के बारे में डिटेल्ड स्टडी करी। आई होप आप सब लोगों ने उसका अच्छे से रिविजन किया होगा। तो चलिए उसी चैप्टर को आज हम कंटिन्यू करेंगे। आज हम उस चैप्टर के बहुत ही इंटरेस्टिंग से 2 टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। पहला टॉपिक है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म and the second one is dispersion of light through the glass prism। तो चलिए अपने पहले टॉपिक को हम लोग जल्दी से रीस्टार्ट करते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, यानी कि प्रिज्म से रिफ्रैक्शन कैसे होती है। स्टूडेंट्स, आप लोगों को रिफ्रैक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा, आई एम श्योर, है ना। रिफ्रैक्शन क्या होता है? जब लाइट एंटर होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में और वो बेंड होती है, सो दैट बेंडिंग ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये चीज आप लोगों को आई थिंक क्रिस्टल क्लियर है। और ये मीडियम्स जो हैं, या तो एक ऑप्टिकली रेयरर होता है और एक ऑप्टिकली डेंसर होता है। सो व्हेन अ लाइट मूव्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, यानी कि R to D, मैंने ट्रिक बताई थी R to D मूव करती है तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है। एंड व्हेन द रे ऑफ लाइट मूव्स फ्रॉम डेंसर टू द रेयरर मीडियम, यानी DR डॉक्टर, यानी कि इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। आई होप इतना आपको क्लियर है। तो बस फिर देर किस बात की है, ये तो बहुत सिंपल है, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग प्रिज्म के थ्रू पढ़ेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने ग्लास स्लैब के थ्रू पढ़ा था, जो कि आपको अच्छे से रिवाइज होगा, आई एम श्योर। ओके, सो प्रिज्म में बच्चों हमारे जो है 2 ट्रायंगुलर सरफेसेस होते हैं एंड 3 रेक्टेंगुलर सरफेसेस होते हैं। ऑलराइट, तो हम लोग क्या करते हैं, एक बोर्ड लेते हैं और उसके ऊपर एक ड्राइंग शीट को फिक्स कर लेते हैं। ओके, आपने फिजिक्स लैब में अपना बोर्ड देखा होगा और उसके ऊपर आपने ड्राइंग शीट्स भी आई एम श्योर फिक्स करके देखी होंगी बोर्ड पिन्स की हेल्प से। तो मान लीजिए ये मेरी ड्राइंग शीट है और हमने इसको बोर्ड पिन्स की हेल्प से क्या कर लिया, फिक्स कर लिया। और हम इसका एक ट्रायंगुलर हिस्से को बेस बनाकर प्रिज्म को इस ड्राइंग शीट के ऊपर रखेंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो चलिए मान लीजिए और ये मेरा प्रिज्म का ट्रायंगुलर हिस्सा है। ओके, ये बेस है उसका। ऑलराइट, अच्छा, तो ये हो गया और इसकी हम लोग क्या करेंगे, आउटलाइन ड्रॉ कर लेंगे। ओके, तो बेसिकली ये किस वजह से हो रहा है, क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि रिफ्रैक्शन आखिरकार प्रिज्म में से किस तरीके से होती है। क्या वो ग्लास स्लैब की तरह ही सिमिलर हमें ऑब्जर्वेशंस देती है? तो चलिए आइए देखते हैं। तो हमने इसके अंदर एक लाइन बनाई जो कि एक एंगल पे इंसिडेंट है, ठीक है। बेसिकली हम एक ये व्हाइट लाइट को हम कह सकते हैं इंसिडेंट बना रहे हैं। ये हमने एक इंसिडेंट रे डाली है। ऑलराइट, तो हमने यहाँ पे 2 पिन्स फिक्स कर दी। मान लीजिए इस पिन का नाम है P और इस पिन का नाम है Q, और ये एक सरफेस को, यानी कि प्रिज्म के सरफेस की बाउंड्री को टच कर रहा है पॉइंट E पे। ऑलराइट, आप लोग कोई भी पॉइंट्स का नाम दे सकते हैं। ऑलराइट, तो मेरी ये 2 पिन्स है P एंड Q। ऑलराइट, और ये किस पे टच कर रहा है, E पॉइंट पे टच कर रहा है। इतना क्लियर हो गया। अब हम इस तरफ से, यानी कि बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में P और Q की इमेजेस देखने की कोशिश करेंगे कि हमें इसकी इमेजेस प्रिज्म के थ्रू दिखाई दे। ऑलराइट, तो मान लीजिए हमें Q की जो इमेज है वो हमें दिखाई देती है R पॉइंट पे। यहाँ पे एक पिन फिक्स कर लेंगे। और P की हमें दिखाई देती है S पॉइंट पे। ऑलराइट, यहाँ पे हमने पिन फिक्स कर ली। यहाँ पे हमें इनकी क्या दिखाई दी बच्चों, इमेजेस दिखाई दी। और हमने एक लाइन भी ड्रॉ कर ली जो कि कुछ इस तरीके से आएगी। और ये इस फेस को जो टच कर रहा है, इस पॉइंट का नाम हम दे देते हैं F। ऑलराइट, और ये जो दोनों फेजेस हैं, तो प्रिज्म के फेजेस के बीच का जो एंगल है, मान लीजिए ये है हमारा ABC, तो जो ये एंगल है इसे हम कहेंगे एंगल ऑफ प्रिज्म।
इसे हम क्या कहेंगे बच्चों, एंगल ऑफ प्रिज्म। इतनी कहानी समझ में आ गई, सिंपल थी, है ना। बोर्ड पिंस हमने लगाए और उसकी इमेजेस देखी और हमने पिंस लगाए। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब हमने ई और एफ को भी क्या करा, ज्वाइन कर दिया। हमने ई और एफ को भी ज्वाइन कर दिया। तो ये जो ई एफ लाइन है, इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें पता चल रहा है कि ये इंसिडेंट लाइट जब प्रिज्म के अंदर गई तो ये क्या हुई, बेंड हुई, यानी रिफ्रैक्शन हुआ। रिफ्रैक्शन हुआ है तो क्यों ना हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। ऑलराइट, ये मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ कर ली। ओके, लेट इट बी एन डैश, and from here also I am drawing a normal. Let this be my normal. Okay, m dash. Okay, m dash. Okay, so these are the two normals. Okay, now if I mark the angle of incidence, देखिए ये वाली तो हमारी इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे। ओके, ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। ओके, तो ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, सो दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आई होप इतना क्लियर हो गया आप लोगों को। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे भी ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये यहाँ जाएगा तो ये क्या होगा, ये है आपकी एमर्जेंट रे, है ना। याद आया आप लोगों को जब हमने ग्लास स्लैब का करा था, तो जब हमारा ग्लास स्लैब से बाहर जो लाइट रे रिफ्रैक्ट होकर आई थी तो हमने उसे क्या कहा था, एमर्जेंट रे, यही कहा था। तो ये हो गई हमारी एमर्जेंट रे, एंड द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड द एमर्जेंट रे इज नोन एज एंगल ऑफ एमर्जेंस व्हिच इज डिनोटेड बाय द स्मॉल ई। आई होप इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया। अब हम ये देखना चाह रहे हैं यहाँ पे कि क्या इस एंगल में, इस ये जो एंगल आया है एंगल ऑफ एमर्जेंस, एमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच में क्या वही सेम रिलेशनशिप है जो हमने ग्लास स्लैब में देखा था। क्या देखा था ग्लास स्लैब में, हमने ये देखा था बच्चों, चलो मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। ये मेरा ग्लास स्लैब था, एक इंसिडेंट रे आई, ये हो गया नॉर्मल, ये रिफ्रैक्ट हुई टुवर्ड्स द नॉर्मल, अगेन अ नॉर्मल, बाहर गया, ये हो गया मेरा एमर्जेंट रे, यही था। ठीक है, फिर मैंने इंसिडेंट रे को पीछे की साइड प्रोड्यूस करवाया तो देखा कि एमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे आपस में पैरेलल हैं, आपस में पैरेलल हैं और इनके बीच में थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट है जिसको हमने कहा था लेटरल डिस्प्लेसमेंट। हमने क्या कहा था बच्चों, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहा था। ऑलराइट, ये चीज समझ में आ गई। अब अगर ये लेटरल डिस्प्ले, आई होप इतना आपको विजिबल होगा, है ना। ग्लास स्लैब में हम लोगों ने, लेट मी मेक दिस डायग्राम हेयर आल्सो। ओके, ये इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है, ये हमारा टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंट हुआ, देन इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये एमर्जेंट रे है, नाउ दिस इज गोइंग पैरेलल और इसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ऑलराइट, आई होप ग्लास स्लैब का क्लियर हो गया। ओके, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, ये मान लीजिए मैं रिफ्रैक्टेड रे हटा रही हूँ 2 मिनट के लिए। अब इंसिडेंट रे को मैंने पीछे की साइड प्रोड्यूस करा, सिमिलरली मैंने एमर्जेंट रे को भी पीछे की साइड प्रोड्यूस करा। तो एमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल है उसे हम मार्क करेंगे कैपिटल डी से, और इसे हम लोग कहेंगे बच्चों एंगल ऑफ डिविएशन, एंगल ऑफ डिविएशन। यानी कि यहाँ पर ये पैरेलल नहीं आई, बल्कि प्रिज्म की शेप ऐसी थी कि उसने एमर्जेंट रे को इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में एक एंगल में जो है उसे क्या कर दिया, बेंड कर दिया। ऑलराइट, ग्लास स्लैब में तो वो पैरेलल निकल गए, 0 डिग्री एंगल रहा दोनों के बीच में। लेकिन
जब प्रिज्म की बात आती है तो उसकी शेप ऐसी है कि एमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच में क्या हुआ, एक एंगल बना जिसे हम कहते हैं बच्चों एंगल ऑफ डेविएशन। आई होप ये वाला टॉपिक अब आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। तो चलिए जल्दी से लिखते हैं एंगल ऑफ डेविएशन की डेफिनेशन को, या फिर आप खुद लिख लेंगे। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है? एंगल ऑफ डेविएशन इज द एंगल between emergent ray and the incident ray of the glass prism. All right, so we can say that the peculiar shape of the prism, ये prism की shape की वजह से ही हुआ है। The peculiar shape of the prism makes the emergent ray bend at an angle to the direction of incident ray, and this angle is called angle of deviation. This angle is called angle of deviation and it is denoted by capital D. ऑलराइट स्टूडेंट्स, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। छोटा सा टॉपिक था, इजी सा टॉपिक था, इंटरेस्टिंग था। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, आप लोग सब इसको एग्जाम्स में अच्छी तरीके से लिख कर आएंगे। Alright students, now let us quickly switch over to our next topic, which is dispersion of light through the glass prism. Okay students, so I am writing the heading. I hope आप लोग side by side notes भी बना रहे होंगे. Okay. So our next topic is dispersion of light. Dispersion of light by glass prism. Now what is dispersion of light by glass prism? I am sure आप लोगों ने डिस्पर्शन के बारे में सुना हुआ होगा। आप लोगों ने क्लास 7th में 8th में डिस्पर्शन पढ़ी होगी। ठीक है, डिस्पर्शन क्या होता है? डिस्पर्शन होता है कि जब हम व्हाइट लाइट जो है स्प्लिट अप हो जाती है 7 कलर्स में, उसे हम कहते हैं डिस्पर्शन। इसकी डिस्कवरी किसने की और कब की, वो इम्पोर्टेंट है। तो इसकी डिस्कवरी की थी इन 1665 न्यूटन हैड डिस्कवर्ड, क्या डिस्कवर करा उसने? दैट व्हाइट लाइट इज कंपोज्ड ऑफ 7 कलर्स। व्हाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं। ठीक है, अब उसने ये कैसे डिस्कवर करा? उसने एक प्रिज्म रखा और उसके ऊपर एक बीम ऑफ व्हाइट लाइट को इंसिडेंट करवाया। बीम ऑफ व्हाइट लाइट को क्या करवाया बच्चों? इंसिडेंट करवाया। अब ये व्हाइट लाइट आपकी सनलाइट भी हो सकती है या फिर इलेक्ट्रिक बल्ब की लाइट भी आपकी व्हाइट लाइट ही कंसिडर होगी। ऑलराइट, अब जब व्हाइट लाइट इस पे इंसिडेंट हुई तो इसके अंदर अलग अलग लाइट्स, उसने यहाँ पे एक स्क्रीन लगाई। ओके, अब क्या हुआ? इसके अंदर जितनी भी लाइट्स थी, व्हाइट लाइट के अंदर 7 लाइट्स थी, तो वो क्या हुई? अलग अलग एंगल्स पे रिफ्रैक्ट हुई। ओके, एंड they gave different spots on the white screen. Alright students, alright, और हमें सबसे नीचे मिला violet, then indigo, blue, green, yellow, orange and red. Okay, so the first spot we get on the screen was of red. Okay, and the bottom one is of violet. तो इसका मतलब ये हुआ कि white light में क्या था? हमारे पास 7 कलर्स जो थे
उसके अंदर मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स थे। ऑलराइट, इसको हम लोग जो है एक शॉर्ट फॉर्म के थ्रू लर्न कर सकते हैं, विबग्योर। एंड दिस बैंड ऑफ 7 कलर्स, बैंड ऑफ 7 कलर्स इज नोन एज स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। इसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। पहले हम फिनोमेना समझते हैं, फिर उसके पीछे का कारण समझेंगे। ऑलराइट, तो हमने इसमें क्या करा, न्यूटन ने करा कि उसने व्हाइट लाइट को प्रिज्म के ऊपर इंसिडेंट करवाया और फिर रिफ्रैक्शन हुई उसके अंदर, और स्क्रीन पे देखा कि बैंड ऑफ 7 कलर्स आ रहे, मतलब एक स्पेक्ट्रम बन गया। एंड दिस फिनोमेना, दिस स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट, this splitting of white light into 7 color, into its constituent 7 colors is known as dispersion of light, is known as dispersion of light। आई होप इतना क्लियर हो गया कि इस फिनोमिना को डिस्पर्शन कहते हैं और जो 7 कलर्स का बैंड है इसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब बात आती है कि ऐसा क्यों हुआ। मेन तो यही चीज पढ़नी है कि ऐसा हुआ क्यों कि 7 कलर्स ही आए, 8 नहीं आए, और हमारे पास ऐसे स्प्लिटिंग हुई क्यों। ऐसा इसलिए हुआ बच्चों क्योंकि जब इसके अंदर व्हाइट लाइट गई तो व्हाइट लाइट के अंदर ऑलरेडी 7 कलर्स थे, लेकिन किसी को पता नहीं था। ठीक है, किसी को पता नहीं था कि उसके अंदर 7 कलर्स से मिलकर एक व्हाइट कलर बना हुआ है। ठीक है, तो जैसे ही वो प्रिज्म के अंदर गए तो आपको पता है ये आपका रेयरर मीडियम है और प्रिज्म के अंदर डेंसर मीडियम है, तो डिफरेंट कलर्स की लाइट ने अलग अलग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से जो है क्या करना शुरू करा, रिफ्रैक्ट होना शुरू करा। यानी कि रेड कलर का अपना अलग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था, ऑरेंज का अलग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था, वॉयलेट का अपना अलग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था, जिसकी वजह से वो फैल गए, यानी कि उनकी स्प्लिटिंग हो गई और हमें पता चल गया कि ये जो है व्हाइट कलर जो है 7 कलर से मिलकर बना हुआ है। अब आपको बात समझ में आई, यानी कि इसका मेन कॉज आपका रिफ्रैक्शन ही है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो हम लोग लिख सकते हैं, अगर पूछा जाए व्हाई दिस हैज हैपेंड, तो हम लोग लिख सकते हैं इसमें कॉज क्या है, बिकॉज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, मेन तो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स are different। ठीक है, so they reach in the band of 7 colors in the observer's eye। यानी कि जो ऑब्जर्वर है, जैसे कि हम लोग हैं, हमारी आंखों में ये 7 कलर्स के बैंड के फॉर्म में जो है ये स्पेक्ट्रम हमें दिखाई देता है। अब बात आती है कि इसमें रेड ऊपर क्यों आया और वॉयलेट ही नीचे क्यों आया, है ना। क्यों का आंसर हमें पता होना चाहिए, तभी साइंस पढ़ने का कोई मतलब बनता है। तो रेड जो है वो ऊपर इसलिए आया बच्चों, बिकॉज रेड कलर इज लीस्ट डिविएटेड, मतलब सबसे कम वो बेंड होता है, उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सबसे कम है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, और वहीं अगर मैं वॉयलेट की बात करूं तो इट इज मोस्ट डिविएटेड। सबसे ज्यादा डिविएट कौन सा होता है, हमारा वॉयलेट कलर होता है, इसीलिए वो हमें स्क्रीन पे सबसे बॉटम में दिखाई देता है। ऑलराइट, तो आई थिंक अब आपकी सारी क्वेरीज सॉल्व हो गई होंगी। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या पढ़ा, हमने डिस्पर्शन ऑफ लाइट पढ़ी बाय ग्लास प्रिज्म। कुछ नहीं है, बस न्यूटन ने इसके अंदर व्हाइट लाइट को इंसिडेंट करवाया, जो कि बाद में जाके स्प्लिट अप हो गई और हमें स्क्रीन के ऊपर एक बैंड मिल गया 7 कलर्स का विबग्योर के फॉर्म में, जिसको हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं। और इस फिनोमेना को, द स्प्लिटिंग अप ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स, इज नोन एज डिस्पर्शन ऑफ लाइट। इसका कॉज क्या है, क्योंकि हर कलर की लाइट का जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, अलग अलग है।
तो इसीलिए ये हमारी आईज में रिफ्रैक्ट होने के बाद, यानी कि प्रिज्म में से जाने के बाद हमें जो है अलग अलग दिखाई देती है। इतना अब आप लोगों को क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं आगे कि न्यूटन ने फिर एक खुराफात उसके दिमाग में आई। उसने सोचा चलो व्हाइट लाइट से तो 7 कलर्स की लाइट हमें मिल गई, पर क्या इन 7 कलर लाइट को मैं दोबारा से रिकम्बाइन करूं तो क्या मुझे व्हाइट लाइट मिल जाएगी? तो उसने सोचा अब ये मैं कैसे करके देखूं। तो उसने क्या करा, इस प्रिज्म के आगे एक और प्रिज्म लगा दिया इन्वर्टेड पोजीशन में। तो चलिए देखते हैं कैसे हुआ ये। उसने क्या करा, न्यूटन ने एक प्रिज्म लिया, ओके, और उसी के साथ ही एक और प्रिज्म रख दिया इन्वर्टेड पोजीशन में। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब इसके अंदर व्हाइट लाइट हमने इंसिडेंट करवाई। दिस इज अवर व्हाइट लाइट। ऑलराइट, इट गेट्स रिफ्रैक्टेड थ्रू डिफरेंट एंगल्स। ऑलराइट, तो ये बैंड ऑफ 7 कलर्स आ गए, 1 2 3 4 5 6 7। चलो ठीक है, इसके अंदर ये गए और ये क्या हो गए आपके, कंबाइन हो गए, एंड इट एमर्ज आउट एज अ व्हाइट लाइट। if I keep a screen over here, I will get a white light. All right, so this is known as recombination of 7 colors produces white light. All right, आई थिंक ये वाला प्रोसीजर भी अब आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। सिंपल सी बात है ना, कि व्हाइट लाइट से 7 कलर मिले और 7 कलर्स को रिकम्बाइन करा तो व्हाइट लाइट मिली। ठीक है, बस इतनी सी बात है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं, हमारे लिए आसान हो जाएगा समझना रेनबो की फॉर्मेशन को, कि रेनबो कैसे बनता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो रेनबो तो आई एम श्योर सबने ही देखा होगा और सबको क्यूरियोसिटी होगी कि भाई ये रेनबो जो है आकाश में भगवान जी बनाते हैं, ये क्या होता है। ठीक है, नहीं, इसके पीछे भी साइंस है। ठीक है, अब आपको थोड़ा थोड़ा तो अंदाजा हो रहा होगा कि जो 7 कलर्स हम लोगों ने यहाँ ग्लास प्रिज्म में देखे थे, जो ग्लास प्रिज्म ने हमें व्हाइट लाइट से रिफ्रैक्ट करके 7 कलर्स दिए थे, वो ही 7 कलर्स हमारे रेनबो में बनते हैं। ठीक है, यानी कि स्प्लिटिंग हो रही है, डिस्पर्शन है। तो इसका मेन कॉज आपका क्या है, डिस्पर्शन है। डिस्पर्शन एंड रिफ्रैक्शन। डिस्पर्शन होती क्यों है, रिफ्रैक्शन की वजह से होती है। ठीक है, तो ये तो पता चल गया। अब इसके लिए हमारे पास 2 कंडीशंस चाहिए। कौन कौन सी है वो 2 कंडीशन? पहली चीज की हमें व्हाइट लाइट चाहिए, ओके। दूसरी कंडीशन की हमें प्रिज्म चाहिए, है ना, तभी तो रेनबो बनेगा। तो चलिए देखते हैं। पहली कंडीशन है कि मुझे व्हाइट लाइट चाहिए, तो ये मैं कहां से निकालूं? व्हाइट लाइट तो चलो जी सन दे देगा। वी विल यूज द सनलाइट एज द सोर्स ऑफ अवर व्हाइट लाइट, ठीक है, इन द एटमॉस्फेयर। नाउ द सेकंड वन इज प्रिज्म। प्रिज्म क्या होंगे? हमारे रेन ड्रॉप्स कह सकते हैं, वाटर ड्रॉप्स कह सकते हैं, प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर acts as little prism। ये चीज क्लियर हुई। ठीक है, तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि किस तरीके से होता है। मान लीजिए हम एक जूम्ड पिक्चर ले लेते हैं अपने रेन ड्रॉप की। ठीक है, दिस इज अवर रेन ड्रॉप, ओके। यहां से सनलाइट आई, ये हमारी सनलाइट है, ओके। ये सनलाइट हुई, यहाँ पे मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। पॉइंट बी पे क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा और ये लाइट जो है बेंड करेगी। ठीक है, या फिर इसकी डिस्पर्शन भी हो सकती है इस तरीके से। ठीक है, तो यहां हो गई रिफ्रैक्शन अंदर जाके हो गई डिस्पर्शन, स्प्लिटिंग हो गई। हम आपको सारे बैंड ऑफ कलर्स नहीं दिखा रहे हैं, मैंने आपको 2 लाइट्स दिखा दी। मान लीजिए रेड और वॉयलेट, है ना, सबसे ऊपर की और सबसे बॉटम की। ठीक है, अब ये पॉइंट सी है, यहां पे क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगी, ये हो गई रिफ्लेक्शन। तो इस पॉइंट पे क्या हुआ? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुई, ओके। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुई मतलब पहले लाइट रे आई, व्हाइट बीम ऑफ लाइट रे, व्हाइट बीम
अब यहाँ पे पॉइंट P पे आपका रिफ्रैक्शन होगा क्योंकि ये ऑप्टिकली रेयरर है, ये ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है। ओके, रिफ्रैक्शन हुई, अंदर जाने के बाद क्या होगा, डिस्पर्शन होगी व्हाइट लाइट की, वो स्प्लिट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी लाइट्स आ गई पॉइंट सी पे। अब यहाँ से टकराकर ये फिर से क्या होगा, दोबारा से रिफ्लेक्ट बैक करेगा, बाउंस बैक करेगा, जिसे हम कहेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और फिर दोबारा से ये क्या आ जाएगी हमारे पास, बेंड होकर, ये हमारे पास फिर दोबारा से बेंड होकर आ जाएगी, यानी कि इस पॉइंट डी पे, मान लीजिए ये वाला पॉइंट डी है, यहाँ पे अगेन रिफ्रैक्शन हुई, और ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया हमारा रेनबो। ये क्या बन गया हमारा, रेनबो। और यहाँ पे मान लीजिए ऑब्जर्वर्स आई है, यहाँ पे हमें रेनबो दिखाई देगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो रेनबो के लिए हम लोग ये कह सकते हैं एक तरीके से कि फर्स्ट ऑफ ऑल द रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस, then dispersion, then total internal reflection, and again finally the light gets refracted and reaches the observer's eyes in the form of rainbow. All right students, और रेनबो ज्यादातर जो है आपके कहाँ होता है, सन के ऑपोजिट डायरेक्शन में। रेनबो occurs at the direction opposite to the direction of sun. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो आई होप रेनबो की फॉर्मेशन के बारे में आप लोग खुद ब खुद लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, कि when the white beam of sunlight enters the raindrop, then it gets refracts and finally gets dispersed into seven colors, and after total internal reflection it finally refracts back outside the raindrop and reaches the observer's eyes in the form of rainbow. आई होप इतना अब आपको क्लियर हो गया होगा कि रेनबो कैसे बनता है। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमने क्या पढ़ा, हमने रिफ्रैक्शन पढ़ी थ्रू द ग्लास प्रिज्म, जो कि बहुत सिंपल था। ठीक है, उसके अंदर हमने सिर्फ इतना ही देखा कि जो एमर्जेंट रे होती है वो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जो है क्या होती है, एक एंगल पे बेंड होती है, जिसे हम एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। फिर हमने डिस्पर्शन पढ़ी, जिसके अंदर हमने सिंपल सी स्प्लिटिंग पढ़ी, और उसको जब हमने देखा व्हाइट लाइट जो है स्प्लिट अप हो रही है 7 कलर्स में, 7 कलर्स को कंबाइन करवाते हैं तो हमें व्हाइट लाइट मिलती है। ये चीज हमने पढ़ी, और ये क्यों हुआ, क्योंकि अलग अलग कलर्स का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है अलग अलग होता है। फिर हमने रेनबो की फॉर्मेशन पढ़ी, ये भी हमारा रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड फाइनली अगेन रिफ्रैक्शन के थ्रू हमें रेनबो देखने को मिलता है इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ द सन। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो सेशन में, जिसके अंदर हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट को पढ़ने वाले हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन को पढ़ने वाले हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है वो सेशन आप लोगों के लिए, सो डोंट मिस दैट। आपको अगर कोई भी क्वेरी है आज के सेशन से रिलेटेड, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं जल्दी आपसे अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय स्टूडेंट्स।